डियर ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रीजन ऑफ क्यूब फेल्यूर एंड हाउ टू अवॉइड इट्स फेल्यूर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्यूब क्यों फेल होता है और उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो क्यूब क्या है हम लोग जानते हैं। कंक्रीट प्लेस करने के टाइम पे हम लोग क्यूब फिल करते हैं कंक्रीट का सैंपल लेके और उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन चेक करते हैं। ठीक, कंक्रीट क्या है वो भी हम जानते हैं। कंक्रीट हमारा एक मिक्सर है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स विथ वाटर। ठीक है ना। और वो क्या होता है ना, कंक्रीट हमारा जब टाइम के साथ में धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ गेन करता है और फाइनली उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूरा का पूरा वो गेन करता है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंक्रीट इज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल composed of cement, fine aggregates, sand, okay, fine aggregates and semi and coarse aggregates mixed with water, which hardens with time and it has a substantial strength in compression। ठीक है ना। तो कंक्रीट हम लोग कंप्रेशन स्ट्रेंथ ही बियर करता है और उसको धीरे धीरे टाइम के साथ वो ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करता है। ठीक है। We conduct concrete cube testing to avoid compressive strength of placed concrete. If we get design strength in testing, we can say that our structures are safe from compressive strength point of view। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कंक्रीट प्लेस करने के टाइम क्यूब फील करते हैं, उसको टेस्टिंग भी करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद अगर स्ट्रेंथ सही आया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर का भी स्ट्रेंथ आ गया। तो क्यूब का स्ट्रेंथ को हम देख के ही स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ को एश्योर करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल टू पी बाई ए। ये फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। F इज इक्वल क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फोर्स, और P बाई ए, P क्या है, लोड, ये है A मतलब एरिया। एक्चुअली जो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं ना सीटीएम में, तो उस टाइम का ये फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू लोड बाई एरिया। कितना हमारा लोड लिया और कितना डिवाइडेड बाई एरिया, वही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का क्यों क्यों फेल होता है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। उसका तीन मेजर रोल है, तीन टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में होता है। पहले तो क्यूब फिलिंग से पहले, क्यूब फिलिंग के टाइम पे और क्यूब फिलिंग के बाद में, ये तीनों टाइम में हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से क्यूब हमारा फेल होता है। तो उसको हम लोग को अवॉइड करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, प्री क्यूब फिलिंग इश्यूज। प्री क्यूब फिलिंग इश्यूज में क्या आता है, देखो ये पहले तो हमारा क्यूब मोल्ड है, इसको हम लोग प्रिपेयर करना पड़ता है क्यूब फिलिंग के लिए, तो उसमें उसमें ही हमारा कुछ इश्यूज रहता है। देखते पहले, क्यूब मोल्ड्स डायमेंशंस आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। जो हम लोग क्यूब मोल्ड मार्केट से खरीद के लेते हैं, अगर हम उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन वाला नहीं लेंगे तो उसका डायमेंशन सही नहीं मिलेगा, तो उसमें इश्यूज आ सकता है। या फिर क्यूब मोल्ड स्क्रूज आर नॉट प्रॉपर्ली टाइटन। हम लोग जब रीयूज करते हैं, पहले एक बार क्यूब फिलिंग किए, रीमोल्डिंग किए, फिर सेकेंड टाइम जो रीयूजिंग करते हैं ना, दोबारा यूज करते हैं, अगर हम उसको बराबर से टाइट नहीं करेंगे मोल्ड्स को, तब भी उतना ही रहेगा, तो डायमेंशन का इशू आएगा। ठीक है। थर्ड वन, ऑयल नॉट प्रॉपरली अप्लाइड इन क्यूब मोल्ड्स। जिस टाइम क्यूब फिल करेंगे अगर ऑयल नहीं रखेंगे, एक्चुअली ऑयल हम किस लिए देते हैं, ताकि वो कंक्रीट और जो सरफेस ऑफ क्यूब मोल्ड उसके दोनों में एक रिलीजिंग एजेंट टाइप का काम करेगा, तो डीमोल्डिंग के टाइम इजीली निकल सके। अगर हम लोग ऑयल बराबर से नहीं देंगे तो क्या होगा, हम लोग को ठोक ठोक के निकालना पड़ेगा। जब ठोकेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि क्यूब के ऊपर इफेक्ट पड़े, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब वो तो वैसे भी स्ट्रेंथ नहीं आया होगा ना, जब उसके ऊपर हम लोग मारेंगे, क्यूब नया बना हुआ है तो उसके अंदर कुछ इंटरनली कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन वो क्रैक जनरेट होगा जो कि स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद क्या है, क्यूब मोल्ड्स आर नॉट क्लीन प्रॉपर्ली। हाँ, अगर हम लोग क्लीन भी नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, जो ऑयल लगाएंगे ऑयल ही बराबर से इसको अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो सेम इशू आएगा, डिमोल्डिंग के टाइम प्रॉपर्ली रिमूव नहीं हो पाएगा। तो हमको क्यूब मोल्ड को प्रॉपर्ली साफ करके ऑयल लगा के प्रॉपर साइज में उसको हमको रखना पड़ेगा। ये हमारा क्यूब का रिलेटेड इश्यूज है। ओके, आगे देखते हैं। मटेरियल टेस्टिंग इश्यूज। मटेरियल टेस्टिंग इश्यूज क्या होता है, जो हम लोग कंक्रीट करने के लिए जाते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं ना, तो उसका इश्यूज है। जैसे सीमेंट, हम लोग सीमेंट, आपको ही पता है हम लोग अलग अलग ग्रेड का सीमेंट अवेलेबल है, 33, 43, 53। हम लोग जो, या फिर जो हम लोगों ने सीमेंट यूज किया उसका स्ट्रेंथ क्या है, हम लोग क्यूब जो लेते हैं ना उसको हम लोग रेगुलर इंटरवल में टेस्टिंग करना पड़ता है। अगर उसका बराबर हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे, सीमेंट का स्ट्रेंथ सही नहीं होगा, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ आएगा कैसे, तो क्यूब भी स्ट्रेंथ नहीं आएगा ना। तो क्यूब स्ट्रेंथ नहीं आएगा, डेफिनेटली वहां भी एक तरह का हमको लैगिंग आ जाएगा। उसके बाद, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट्स नॉट मीट्स द रिक्वायरमेंट एज पर स्पेसिफिकेशन और मिक्स डिजाइन। तो हम लोग मिक्स डिजाइन करने के टाइम पे या फिर स्पेसिफिकेशन हम लोग को उसको, हम लोग का बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है, ग्रेडेशन रहता है इसका। ठीक है, और भी बहुत सारे टेस्टिंग वर्क करते हैं हम लोग, तो ऑब्जर्वेशन वगैरह वो जो भी है उसको हम लोग को बराबर से टेस्टिंग करके उसको हम लोग यूज करना है रेगुलर इंटरवल में। अगर नहीं करेंगे उस एग्रीगेट को, तो उसका भी हम लोग को स्ट्रेंथ का इशू रहेगा, वो सब आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टेम्परेचर नॉट मेंटेन्ड फॉर कंक्रीट और रॉ मेटेरियल्स। देखिए, टेम्परेचर का बहुत बड़ा इशू रहता है कंक्रीट में, जबकि वो क्यूब के ऊपर भी इफेक्ट आते हैं। देखो, हम लोग कंक्रीट अगर बराबर से मतलब क्या बोलते हैं ना, जो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए अगर हम लोग का कंक्रीट करने के टाइम भी अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, तो क्या होगा, हमारा वो प्रोसेस को उसको इफेक्ट करेगा ना, वो मॉइस्चर ज्यादा लॉस हो जाएगा या फिर वो बहुत इश्यूज हो सकता है। तो टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ेगा कंक्रीट के टाइम पे।
और साथ साथ रॉ मटेरियल जगह धूप में पड़ा है ज्यादा, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हीट हो गया, तो उसको हमको वाटर स्प्रे करके उसको भी मतलब कंक्रीट करने के टाइम पे हमको कंक्रीट का टेम्परेचर, रॉ मटेरियल टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, वो भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्यूब के स्ट्रेंथ के ऊपर। और अनमिक्सर डोजेस नॉट मेंटेन इन कंक्रीट एज पर द मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन क्या कितना है क्या है, हम कंक्रीट मिक्स के टाइम पे अगर उतना नहीं करेंगे, बोलेंगे हमारा ज्यादा स्लम हो जा रहा है, कम जा रहा है, हमको कुछ भी उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जो मिक्स डिजाइन में हम लोग अप्रूव किया ट्रायल मिक्स लेके, उसी को हमको फॉलो करके चलना है, ठीक है। ये एक बड़ा बहुत बड़ा इशू होता है हमारा स्ट्रेंथ के ऊपर। चलिए देखते हैं आगे क्या है, कंक्रीट प्रोडक्शन इशूज। अभी कंक्रीट का मेटेरियल इशूज देख लिया हम लोगों ने, अभी देखते हैं कंक्रीट प्रोडक्शन के टाइम क्या इशूज रहता है। कंक्रीट प्रोडक्शन विदाउट मॉइस्चर करेक्शन। अभी मॉइस्चर करेक्शन करेंगे नहीं, इवनिंग के टाइम में, बारिश के टाइम में ज्यादा मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा, डेफिनेटली उसमें हमारा वाटर स्मेटिक से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा स्लम आ जाएगा, फिर वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा होने से स्लम स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बराबर है ना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंक्रीट प्रोडक्शन विथ हाई स्लम फॉर गुड वर्केबिलिटी बट नॉट मेंटेन एज पर मिक्स डिजाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, हाई स्लम ले लेंगे गुड वर्केबिलिटी के लिए, लेकिन वहां पे क्या होगा, हमारा जो स्लम जो हम लोगों ने डिजाइन किया, मिक्स डिजाइन किया, उसके हिसाब से नहीं रहेगा, उससे ज्यादा आएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा हमारा, फिर वही स्ट्रेंथ का इशू आएगा, तो क्यूब कैसे पास होगा, पास नहीं होगा। उसके बाद कंक्रीट नॉट प्रॉपर्ली मिक्स्ड बिफोर क्यूब क्यूब कास्टिंग। क्यूब का फिलिंग का टाइम हमको बराबर से मिक्स करना है, एग्रीगेट्स जो भी है उसका स्लरी कंटेंट जो है मिक्स करके प्रॉपर एक कंक्रीट को अपना ले लेके उसको स्कूप में लेके फिल करना है। ऐसे हम लोग एग्रीगेट या ले लेंगे या खाली स्लाइस ले लेके क्यूब क्यूब फिल करेंगे तो वो पास नहीं होगा, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ नहीं आएगा उतना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग क्यूब फिलिंग इश्यूज। ड्यूरिंग में हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं क्यूब फिलिंग के टाइम पे। कंक्रीट क्यूब मोल्ड्स आर नॉट टेम्पर्ड प्रॉपर्ली एज पर द स्पेसिफिकेशन इन 3 लेयर्स। हम लोग को भी पता है क्यूब फिलिंग के टाइम पे हम लोग 3 लेयर में क्यूब फिल करते हैं प्रॉपर टैम्परिंग करके, अगर हम लोग एक ही लेयर में फिल कर देंगे तो वहां स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर वाइब्रेशन और टैम्परिंग ड्यूरिंग क्यूब फिलिंग। अगर हम लोग 3 लेयर में फिलिंग करेंगे, प्रॉपर टैम्परिंग भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो भी फेल हो जाएगा, बराबर स्ट्रेंथ नहीं आएगा उसका। क्यूब फिलिंग विथ ऑन ट्रेंड हेल्पर्स। अगर हम क्यूब फिलिंग के लिए किसी को भी अनट्रेंड हेल्पर को खड़ा करके बोलेंगे तो करो, उसको तो पता ही नहीं होगा इसका क्या प्रोसीजर हो, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ गलत कर देगा जिसकी वजह से क्यूब फेल हो सकता है। और क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मैन पावर एंगेज्ड फॉर क्यूब कास्टिंग। एक्चुअली क्या होता है ना, क्यूब टेस्टिंग करने के टाइम पे एक ट्रेंड लेबर होना चाहिए, और वो किस तरह से क्यूब आता है, कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स क्या क्या है उसको चाहिए, वो सब क्या क्या मतलब टूल्स चाहिए, वो सब ट्रेंड लेबर रेगुलर बेसिस पे एक ही होने से अपना टाइम पे वो कर पे कितना टाइम में क्या करना चाहिए, कितना टाइम डिमोल्डिंग करना चाहिए, कितना टाइम उसको प्लेस करना चाहिए वाटर, वो सब उसको देखने को होना चाहिए। मतलब रेगुलर एक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंटली एक ही आदमी रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेस्टिंग उसका जो हेल्पर। लैक ऑफ सुपरविजन इन क्यूब कास्टिंग। क्यूब कास्टिंग के ऊपर बराबर से हम नहीं देखेंगे तो भी इशूज है। हम लोगों ने तो ट्रेंड हेल्पर रख लिया, लेकिन वो किस तरह कर रहा है नहीं कर रहा है उसको हमको देखना पड़ेगा, सुपरविजन हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्यूब नॉट फील्ड कंज्यूम्ड विथ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट और रिटेंशन पीरियड ओवर ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट फील करने के टाइम पे क्यूब जिस टाइम हम लोग बनाते हैं, अगर मान के चलो हम कंक्रीट को रख लिया 3 घंटा 3.5 घंटे के बाद हम लोगों ने इसको फील किया, रिटेंशन पीरियड जो कंक्रीट का जो होगा उसके अंदर हमको फील करना पड़ेगा, उसको खत्म होने के बाद करने से कंक्रीट का वैसे भी सेटिंग टाइम चालू हो गया होगा, उसके बाद क्या होगा, वो उस टाइम उसके लिए स्ट्रेंथ नहीं आने के चांसेस बहुत कम है क्यूब का, ठीक है। उसके बाद क्यूब नंबरिंग और आइडेंटिफिकेशन मार्कर नॉट गिवन। अगर हम लोग क्यूब अगर मान के चलो एक दिन में 3-4 टाइप का क्यूब बनाए, एक M40 का, एक M50 का और एक M60 का, अगर हम लोग बराबर से आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया तो यह हो सकता है कि हमारा वहां भी क्यूब का स्ट्रेंथ का इशू आ जाएगा। हमको जो यहाँ पर M60 का यूज टेस्टिंग करना चाहिए, हम वहाँ M50 लगा 40 लगा देंगे या 50 लगा देंगे, तो जो स्ट्रेंथ का क्यूब वहां लगना चाहिए वो नहीं लगा, लो ग्रेड का क्यूब लगाएंगे तो वहां तो स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमने कौन सा लोकेशन में क्या लगाया तो उसका आइडेंटिफिकेशन बराबर से होना चाहिए। हमारा क्यूब के ऊपर हम लोग 3-4 आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका ग्रेड, उसका डेट, उसका लोकेशन में कहाँ यूज किया और क्यूब आईडी, ठीक है, वो सब हमको डालना पड़ता है। वो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए हमको पता करने के लिए कि क्या है क्यूब, कौन सा क्यूब है, ताकि उसके बराबर स्ट्रेंथ हम लोग आज्यूम कर सके, देख सके टेस्टिंग करके। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं, क्यूब मोल्ड्स आर नॉट कास्टेड ऑन लेवल ग्राउंड सरफेस। और उसके बाद पॉइंट क्या है, उसका टॉप सरफेस को भी हम लोग प्रॉपर्ली लेवल और फिनिशिंग नहीं करते हैं। जब हम लोग लेवल क्यूब करेंगे नहीं तो क्या केवल ऐसा टिल्टिंग होकर रहेगा, फिर उसका ऐसे थोड़ा मतलब सरफेस लेवल में नहीं रहेगा, बॉटम और टॉप दोनों बराबर नहीं आएगा। तो हमको करना है कि क्यूब को हम लोग को लेवल सरफेस पे रखने का है, और क्या बोल रहे लास्ट पॉइंट, क्यूब का टॉप को भी ऐसे प्रॉपर्ली फिनिश करना है लेवल के साथ। ये देखो कितना क्लीन दिख रहा है, सॉफ्ट सरफेस दिख रहा है, तो ऐसे चिकना करके हमको प्लेन करके सरफेस को करना है लेवल के साथ, ठीक है। ये हो गया क्यूब फिलिंग का इशू। क्यूब फिलिंग के बाद में क्या इशूज हो सकता है वो देखते हैं। क्यूब फिलिंग के बाद में जनरल क्या होता है हमारा, क्यूब डिमोल्डिंग, हैंडलिंग और क्यूरिंग, वही इशू होता है ना, और टेस्टिंग। देखते हैं उसको क्या है, क्यूब हैंडलिंग एंड क्यूरिंग इशू। क्यूब इनिशियल क्यूरिंग, क्यूब बना दिए, उसका सेटिंग टाइम हो गया, 4 घंटा हो गया, टाइट हो गया, हैंड हाथ में टच किया कि वहां पे मतलब हाथ में नहीं आ रहे, तो तुरंत हमको हैसन ब्लड डाल के क्यूरिंग करना पड़ेगा ताकि उसका स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्यूब आर नॉट प्लेस्ड अंडर द शेड आफ्टर कास्टिंग। हम लोग क्यूब ऐसे चाहे तो हम लोग क्यूब को शेड में भी फिलिंग कर सकते हैं, तो कहीं कहीं हम लोग क्या होता है ना, प्लेस पे क्यूब फिल करना पड़ता है, जहाँ पे गाड़ी खड़ा है तो गाड़ी, यहाँ जहाँ पे खड़ा है वहां हमारा शेड होगा, गारंटी कुछ है नहीं,
बट जो भी हो हमको क्यूब फिलिंग करने के बाद उसको हमको शेड में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। improper demolding and handling and shifting of क्यूब्स। अगर हम लोग बराबर से डीमोल्डिंग नहीं करेंगे, उसका कॉर्नर एडजस्ट तोड़ देंगे तो भी स्ट्रेंथ का इशू आ सकता है, या फिर हम लोग शिफ्टिंग करने के टाइम में बराबर से नहीं लेंगे या फिर ऐसे फेंकेंगे खोल के उसको तो भी टूटेगा, वो बराबर से स्ट्रेंथ नहीं आएगा उसके ऊपर। मतलब इनिशियल टाइम में उसको बहुत स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है ना, जो स्ट्राइकिंग टाइप का लोड पड़ेगा तो क्या होगा, अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो वो क्रैक आ सकता है। ठीक है, वो नहीं होगा, उसका स्ट्रेंथ नहीं आएगा। आगे देखते हैं। क्यूब आर नॉट प्लेस्ड इन क्यूरिंग टैंक आफ्टर 24 आवर्स। क्यूब फिलिंग किया, इनिशियली क्यूरिंग तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्ली इसको डीमोल्डिंग करके हम लोग इसको क्यूरिंग टैंक में नहीं डाल रहे हैं, वो भी इशू है स्ट्रेंथ नहीं आने का। और क्या हो सकता है, क्यूब्स नॉट सबमर्ज्ड इन वाटर प्रॉपर्ली टिल द टेस्टिंग कैरिड आउट। अगर हम क्यूब खोल दिए, इसको टंकी में डाल दिए, लेकिन टंकी में हमारा हाथ आधा पानी है, क्यूब आधा ऐसे ऊपर है, तो क्या स्ट्रेंथ आएगा। तो इसके लिए क्यूब को प्रॉपर्ली फिल करना है। एटलीस्ट क्यूब के ऊपर हमको 25 से 30 में ऊपर रहना चाहिए पानी, ताकि कवर करके रखेगा उसको, और जितना दिन तक क्यूरिंग टेस्टिंग नहीं हुआ तब तक रहना है कवर करके। और क्या पॉइंट हो सकता है, तो क्यूरिंग टैंक नॉट कवर्ड विद द शेडर टॉप फ्रॉम द टॉप। क्यूरिंग टैंक ऊपर से अगर कवर नहीं होगा, हमारा टेम्परेचर इशू आएगा, ज्यादा धूप हो सकता है उसमें, क्या होगा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, कम हो सकता है, बारिश वारिश हुआ कुछ हुआ, मतलब अल्टीमेट हमको क्या करना है, उसको शेड में कवर करना है। और उसको टेम्परेचर के लिए बताया हुआ है, क्यूब का टेम्परेचर जो पानी है ना वाटर का, उसको हम लोग को IS 516 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमको 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए उसका कंक्रीट जो डाल रहे हैं ना, जो क्यूब जहाँ पे वाटर में रख रहे हैं ना क्यूरिंग करने के लिए, उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्यूरिंग टैंक नॉट क्लीन प्रॉपर्ली एट द रेगुलर इंटरवल। जब क्यूब रखेंगे निकालेंगे, उसके अंदर जो सब जाएगा ना, क्या होगा ना, उसके अंदर पूरा स्लरी, क्या बोलते हैं, स्लश टाइप का बनेगा, नहीं तो उसका ये फंगस टाइप का बनेगा, वो जो भी है सिवली जो बोलते हैं ना उसको, वो सब बनेगा, तो उसको हमको क्लीन बराबर से करना है। ठीक है, तो क्यूरिंग टैंक को रेगुलर इंटरवल 7 डेज में या फिर 15 डेज में हमको क्लीन करना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं और क्या इशू है। ये हो गया हमारा हैंडलिंग का इशू। उसके बाद देखते हैं और क्या इशूज है। मेन है CTM का इशू। देखें क्यूब टेस्टिंग इशूज किस तरह से करते हैं हम लोग। पहले CTM का इशू देख लेते हैं, उसके बाद टेस्टिंग का इशू देखते हैं। CTM मशीन में क्या होता है, कैलिब्रेशन नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं हो रहा है, क्या लोड ले पता ही नहीं चलेगा, उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। सडन फेल्योर और पावर फेल्योर, तो हम लोग को क्या करना है, सडनली टेस्टिंग हो रहा है, अचानक से हमारा पावर चला जाएगा तो क्या आधार से लोड बंद हो जाएगा, तो वहां भी क्यूब का स्ट्रेंथ हम पता नहीं चल पाएगा हमको। डायल गेज फेल्योर, क्या होता है कभी कभी डायल गेज पे करंट का फ्लक्चुएट की वजह से तो डायल गेज भी फेल हो रहता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और क्या होता है हमारा, अगर उसका जो टेम्परेचर का इशू आया कभी वेदर कंडीशन की वजह से, वो अगर डायल गेज बराबर से अगर एनालॉग, अभी तो ये डिजिटल दिखा रहा हूँ मैं, अगर वो एनालॉग रहेगा तो क्या होगा ना, कभी कभी वो मूवमेंट बराबर से नहीं करता, वो भी इशू होता है कि डायल गेज सही से नहीं दिखता है। और क्या होता है ना, CTM का जो बॉटम सरफेस है ना, वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। डॉस्ट के ऊपर रख लेंगे तो क्या होगा, वो भी क्यूब को फेल करेगा, उसका स्ट्रेंथ बराबर से नहीं देगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्यूब को टेस्टिंग के टाइम क्या क्या इश्यूज हो सकता है। इसमें पहले बड़ा इशू क्या है, हम लोग इसको ध्यान कोई नहीं देते हैं। IS 456 में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो लोड हम लोग CTM में डालते हैं टेस्टिंग के टाइम पे, उसका जो लोड है ना, उसको हम सडनली ज्यादा हाई नहीं देना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं देना चाहिए। उसको हमको एक सटन एक कंटिन्यूअस रेट में देना चाहिए उसका लोड CTM में। समझ में आ रहा है, ये ध्यान से सुनिए। IS 516 में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हम लोग CTM का लोड देते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का रेट में होना ही चाहिए। ज्यादा स्पीड में नहीं जाना चाहिए लोड, ज्यादा स्लो भी नहीं जाना चाहिए, ग्रेजुअली और ऐसे नहीं, धीरे धीरे एक उस कंटिन्यूअस लोड में जाना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वो होना ही चाहिए। और क्यूब मोड का हम लोग जो कैलिब्रेशन करके देखे हुए हैं, कैलिब्रेशन भी होना चाहिए उसका। उसके बाद क्या लिखा है, क्यूब को जो हम लोग उसके अंदर डालना CTM, वो सेंटर में होना चाहिए कि लोड, ताकि बराबर से उसको जा सके चारों साइड से। ठीक है, सेंटर में होना चाहिए क्यूब मोल्ड। और क्या है, आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग किया था ना क्यूब फिल करने के टाइम, वो आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमको क्यूब लेना है टेस्टिंग करने के लिए। अभी हम 40 का हमने आइडेंटिफिकेशन करके रखा है दूसरी जगह पे, और किसी क्यूब को लेकर हम देख लिया तो नहीं। क्यूब जो आइडेंटिफाई किया, उसी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमको लेना है और टेस्टिंग के लिए लेना है, ताकि हमको बराबर से उस लोकेशन का क्यूब का उतना स्ट्रेंथ हमको मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, क्यूब टेस्टिंग का प्रोसीजर हमको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा, जो बताया अभी सारे 3 4 इश्यूज है, उसको किस तरह से सेंटर में रखना है। हाँ, और एक बात क्या है, क्यूब का ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्यूब नॉट प्लेस्ड इन, तो हो गया ये वाला। देखो, क्यूब शुड नॉट बी अप्लाई डायरेक्टली ऑन द टॉप एंड बॉटम फेस of the cubes. Okay, दोबारा पढ़ता हूँ, load should not be applied directly on the top and the bottom face of the cubes. Load should be applied at the side of cubes. जो हम लोगों ने क्यूब फिल किया, ये जो मतलब जो क्यूब वहां से ऊपर से हम लोग फिल किया ना, टेम्परिंग किया, तो टॉप सरफेस या फिर बॉटम सरफेस, इसके टॉप या बॉटम में नहीं होना चाहिए, वो टॉप और बॉटम कोई ना कोई साइड में होना चाहिए। समझ में आया ना, लोड हम लोग साइड से देना है, टॉप और बॉटम के साइड से हमको लोड नहीं देना। जिस तरह से हमने क्यूब फिल किया टॉप और बॉटम से, उस तरह से इसके ऊपर लोड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सारा इशूज है, जिसको अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो क्यूब फेलियर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।